प्रकृति की गोद में बसे झारखंड में एक ऐसे समुदाय की चर्चा आज हम करेंगे और उनके राजनीतिक सामाजिक हालात की भी चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे संथाल परगना की और संथाल आदिवासियों की जीवन शैली की। किस तरीके से उनके जीवन में क्या कुछ आया और कैसे उसमें बदलाव और हो सकता है। आज हम बात करेंगे संथाल परगना के 3 लोकसभा क्षेत्र में। सबसे पहले लोकसभा क्षेत्र दुमका। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राय और हमारे इस खास शो दावेदार में आपका स्वागत है। हम आगे बढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की वीवीआईपी सीट है दुमका। जेएमएम के गढ़ में बीजेपी की धमक। सीता सोरेन का होगा एसिड टेस्ट। परिवार की लड़ाई में किसका फायदा किसका नुकसान। क्या आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीजेपी दोहरा पाएगी 2019 की कामयाबी। दुमका झारखंड का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जो राजमहल की पहाड़ियों से घिरे होने के कारण बेहद दुर्गम रहा है। यही दुर्गम शब्द आगे चलकर दुमका हो गया। विशाल पहाड़ियों और जंगल से घिरा दुमका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध इस संसदीय क्षेत्र में जामताड़ा, दुमका और देवघर जिले के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। सियासी नजरिए से देखें तो धार्मिक नगरी देवघर से सटे दुमका लोकसभा सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला माना जाता रहा है। ये हमेशा से काफी महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र रहा है। बता दें कि पहली बार यहाँ लोकसभा का चुनाव 1957 में हुआ था। वहीं यहाँ के सियासी ताने बाने की बात करें तो दुमका लोकसभा सीट पर आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के वोटरों का दबदबा है। इस सीट पर 40% आदिवासी, 40% पिछड़ी जातियां और 20% मुस्लिम वोटर हैं, जिसमें आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें सिकाड़ीपारा, जामताड़ा, दुमका, नाला, सारठ और जामा आती है। दुमका राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद अहम है। संताल विद्रोह के बाद 22 दिसंबर को 1855 को एक नए जिले के मुख्यालय और 1982 में संताल परगना प्रमंडल का मुख्यालय बनने वाले दुमका की अपनी ही राजनीतिक अहमियत है। 1999 के बाद राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया और तब से इस क्षेत्र में झामुमो व भाजपा के बीच मुकाबला होने लगा। गौरतलब है कि सीट से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने 8 बार जीत दर्ज की है, जबकि वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस सीट को 2 बार जीतकर संसद पहुंचे। 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरे दुमका लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ जहां विकास मुख्य मुद्दा बना हुआ है, वहीं विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाता दिख रहा है। यदि बात करें दुमका लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले जामताड़ा जिला की, तो यह अति पिछड़ा जिला माना जाता है। यहाँ आज तक लोकसभा चुनाव जीतकर संसद जाने वाले प्रतिनिधियों पर यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए खास ध्यान नहीं देने का आरोप लगता रहा है। नतीजा, आज भी यहाँ के युवा उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दुमका के वीआईपी सीट होने के बावजूद यहाँ आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात व्यवस्था और पर्यटन स्थलों के विकास के मुद्दे काफी अहम हैं। वहीं कल कारखानों के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो भी यहाँ नजर नहीं आता, जिसकी वजह से संथाल परगना के मजदूर यहाँ से पलायन होने को मजबूर है। बीजेपी ने जेएमएम में सीधी सेंधमारी कर सीता सोरेन को पार्टी में जोड़कर यहाँ से टिकट दे दिया है। सीता दुमका की काफी प्रभावी प्रत्याशी मानी जाती हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी वाली सीता को दुमका की जनता समर्थन देती है। जेएमएम ने सीता के सामने नलिन सोरेन को खड़ा कर दिया है। यहाँ एक बार फिर मुद्दे से ज्यादा प्रत्याशी और पार्टियों को लेकर चर्चा है। लोकतंत्र के महापर्व में हर समय संथाल आदिवासियों की भूमिका बहुत अहम रही है और अगर माना जाए तो झारखंड के संथाल परगना के इलाके से अगर यहाँ के आदिवासी परिवार की बात की जाए तो शिबू सोरेन एक बड़ा नाम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। उनका राजनीतिक केंद्र बिंदु ही संथाल परगना रहा है और शिबू सोरेन
दुमका से कई बार चुनाव जीतते रहे, कई बार वो हारते भी रहे, लेकिन मामला इस बार बड़ा दिलचस्प है। और दिलचस्प इस नजरिए से है कि शिबू सोरेन की पुत्रवधू, बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर धनुष छोड़कर हाथों में कमल थाम लिया और दुमका से वो प्रत्याशी हैं और उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज प्रत्याशी नलिन सोरेन, जो विधायक भी हैं, वो जो आजमाइश कर रहे हैं। वैसे तो कुल 19 प्रत्याशी हैं, खैर इस पर चर्चा होगी, लेकिन आज दावेदार के इस शो में दुमका लोकसभा का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और आदिवासी मामलों के जानकार सुरेंद्र सोरेन हैं। सुरेंद्र सोरेन जी का बहुत बहुत स्वागत है। सोरेन जी, सबसे पहले आपके जानना चाहूंगा कि दुमका का डेमोग्राफी आपको क्या लगता है? देखिए, दुमका को अगर समझना होगा तो सबसे पहले संथाल को समझना होगा, यानी संथाल समुदाय की बात कर रहे हैं। संथाल समुदाय को समझना मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। और जिसने भी इस समुदाय को समझा, उन्होंने उस समुदाय पर ना सिर्फ अपना राजनीतिक वर्चस्व रखा, बल्कि उनके संसाधनों का भी उन्होंने भरपूर उपयोग किया और उपभोग किया। ये सरल स्वभाव के एक जनजाति समुदाय है संथाल, जो दूसरों के साथ हेल मेल में, यानी उनके साथ मेल मिलाप में थोड़ी दूरियां ज़रूर रखते हैं, लेकिन जब आप उनकी परिवेश में और उनके साथ घुल मिल जाते हैं तो फिर आप उनके लिए पराये नहीं होते हैं। आपके लिए उनके अपने घर में, उनके दुनिया में, उनके समाज में पूरी सम्मान और जगह हो जाती है। और शायद यही वजह है कि जब उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके से वो 70 और 80 के दशक के बीच जब शिबू सोरेन, जो शिवराम मांझी, जब रामगढ़ के गोला से उठकर आंदोलन करते हुए, ज़मीन और महाजनी के खिलाफ आंदोलन करते हुए जब वो दुमका की धरती पहुंचते हैं, और चूंकि वो उसी समुदाय से होते हैं, तो आंदोलन के साथ साथ उनकी अपनी एक राजनीतिक आंदोलन उस इलाके से शुरू होती है। और 1980 में पहली बार शिबू सोरेन वहाँ से चुनाव जीतकर लोकसभा और दिल्ली पहुँचते हैं। यह सिलसिला 8 बार चला। 8 बार शिबू सोरेन वहाँ से सांसद रहे। ये अलग बात है कि 2019 के चुनाव में वो सीट बीजेपी ने उनसे छीन ली और सुनील सोरेन मौजूदा सांसद हैं वहाँ से। इस बार थोड़ा मामला दिलचस्प है, हम उस पर पीछे आगे बात करेंगे। लेकिन दुमका की डेमोग्राफी को अगर हम समझें तो दुमका वो जिला अपने प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ही जाना जाता है। संथाल समुदाय के, उनकी अपनी संस्कृति और परंपरा की वजह से जाना जाता है। झारखंड की उपराजधानी है और राजनीतिक राजधानी हम उसे कह ले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राजनीति वहीं से। सोरेन जी, यहाँ पर आपको टोकना चाहूंगा। उपराजधानी झारखंड की कही जाती है, लेकिन व्यवहारिकता के धरातल पे उपराजधानी जैसी सुख सुविधा नजर नहीं आती। आज भी बहुत सारे लोग वहाँ के जो हैं संथाल आदिवासी हैं, लगभग 20 लाख की आबादी उस क्षेत्र में निवास करती है और वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सिर्फ अब दुमका लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 33% वहाँ एसटी की आबादी है और 16-17% के करीब वहाँ मुस्लिम आबादी है। हालांकि मुस्लिम आबादियों में इधर हाल के दिनों में काफ़ी इजाफा हुआ है और इस मामले को लेकर के अलग सी राजनीति छिड़ी रहती है। लेकिन हम उपराजधानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी चर्चा झारखंड गठन के बाद ही, यानी 2000 में जब झारखंड बना और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, और बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी दुमका से ही शुरू होती है। और जब वो मुख्यमंत्री राज्य के बनते हैं तो उन्होंने तभी ये इसकी शुरुआत हो गई कि राजधानी की तरह ही, राजधानी के तर्ज पर ही दुमका को भी उपराजधानी के तौर पर विकसित किया जाए। काफ़ी देर से वहाँ ट्रेन पहुँची, हाईकोर्ट का बेंच वहाँ शुरू करने की बात थी और उस पर भी काफ़ी वर्षों तक वक्त लग गया। अगर दूसरी तमाम सुविधाओं की बात करें तो एयरपोर्ट जो है वो अब भी लंबित है। वहाँ एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात है। कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले, 2-1.5 वर्ष पूर्व जो है वो देवघर से वहाँ से शुरू हो पाई। संथाल परगना हवाई मार्ग से जुड़ गया, ये ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन दुमका अभी भी उपेक्षित है, और ना सिर्फ दुमका उपेक्षित है बल्कि वहाँ की साक्षरता दर को अगर हम देख लें तो साक्षरता दर में संथाल परगना कहीं नहीं टिकता है। बाकी झारखंड के पूरे 24 जिला को अगर हम इसमें जोड़ लें तो साक्षरता दर में दुमका काफ़ी है। विकास की ऐसी कई बुनियादी चीज़ों को लेकर के मुझे एक बात याद आती है, एक लालू प्रसाद यादव की अपने ज़माने के, यानी जब वो राजनीति में सक्रिय थे, मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के दौर में ये लालू यादव अपने जनता से ये कहते थे
कि अगर सड़क बन जाएगी तो ये बनिया बगाल को फ़ायदा होगा, यानी व्यापारियों को फ़ायदा होगा सड़क का, क्योंकि गांव वालों के पास ना चलने के लिए गाड़ी है, वो तो अपनी बैलगाड़ी या साइकिल से ही चलेंगे। तो ये सड़क की परिकल्पना जो है ये अभी हाल के दिनों में, यानी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रघुवर दास के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर की गई, सड़क दुरुस्त किए गए, सड़कें बनी। सोरेन जी, मैं जानता हूं कि यदि आपसे चर्चा की जाए संथाल परगना पर, आप इतने बहुत करीब से उनकी जीवन शैली को, वहां की आबो हवा को आपने महसूस किया है कि हमें शायद आपको बैठ करके 2-4-5 घंटे सुनना पड़ेगा। लेकिन वक्त का अभाव भी है, बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों को चर्चा भी करनी है। तो आपसे पहले जानना चाहूंगा कि दुमका लोकसभा के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा हैं। 6 विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 4 और एक कांग्रेस के खाते में, यानी इंडी गठबंधन के खाते में कुल 5 सीटें हैं। सिर्फ एक सीट सारठ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में। बावजूद इसके, चाहे 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का वो सीट पर कब्जा हुआ दुमका लोकसभा में। और इस बार जिस तरीके से मामला दिलचस्प है, क्या लगता है आपको? है तो 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो शिबू सोरेन की परिवार से ही हैं, पुत्रवधू हैं, सीता सोरेन के बीच में। तो क्या लगता है, कैसा अभी आपको दृश्य देखने को मिल रहा है? पूरे संथाल परगना में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं, मतलब पूरी संथाल परगना पूरे संथाल की बात कर रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि उन 18 सीटों में जिनके पास ज़्यादा सीटें होंगी, झारखंड में सरकार बनाने की उनकी संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल होगी। यानी 26 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है झारखंड में, उसमें जितनी सीटें बीजेपी निकाल कर ला पाएगी, सरकार बनाने की संभावना उनकी उतनी ही प्रबल होगी। ये राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा आकलन है। बहरहाल अगर हम बीजेपी के पक्ष में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सीट है सारठ रणधीर सिंह, जो दूसरी, इससे पहली बार जब वो जीत करके आए थे तो झारखंड विकास मोर्चा से जीत करके आए थे, फिर वो बीजेपी में चले गए और इस बार फिर बीजेपी से जीतकर इस विधानसभा में मौजूद है। लेकिन बात यहाँ लोकसभा की हो रही है। ओवरऑल अगर हम इन सारे विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लें तो नाला की हम बात कर लें, सिकारीपाड़ा की हम बात कर लें, जामा की अगर हम बात कर लें, तो ऐसे ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इनमें कुछ विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं, नाला को अगर हम छोड़ दें, सिकारीपाड़ा आज तक वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन जब से जीतते आए हैं तब से अब तक नहीं हारे हैं। और किसी प्रत्याशी की एंट्री हो भी नहीं पाई। उसी तरह हम जामा की बात करें, यानी दुर्गा सोरेन के ज़माने से बात करें, और एक बड़ा दिलचस्प मामला है कि जो दुर्गा सोरेन किसी दौर में नलिन सोरेन के कंधे में बैठकर खेला करते थे, आज उनकी बहू नलिन सोरेन को चुनौती दे रही है। और नलिन सोरेन भी सीता सोरेन, जो दुर्गा सोरेन की पत्नी है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की, वो दोनों एक दूसरे के को चुनौती दे रहे हैं वहाँ। मामला यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस झारखंड मुक्ति मोर्चा है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार नलिन सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकलकर बीजेपी में आई सीता सोरेन, इन दोनों के बीच। तो यहाँ सबसे बड़ा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में ही है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के वोटर्स को जितना काटकर सीता सोरेन अपने साथ लेकर चल पाएगी, वो अपने जीत का अनुपात उतना ही बढ़ा पाएगी। दूसरी तरफ नलिन सोरेन अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पारंपरिक वोटर्स को जितना पकड़ कर रख सकते हैं, वो उनके जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला साबित होगा। सुरेंद्र सोरेन जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने कई एयरपोर्ट की चर्चा की, आपने रेल लाइन की चर्चा की, लेकिन अगर दुमका क्षेत्र की बात की जाए, पूरे संथाल परगना क्षेत्र की बात की जाए, तो वहाँ के सामाजिक संरचना में एक असंतुलन का भाव हाल के दिनों में बहुत तेजी से पैदा हुआ है, और वो है बांग्लादेशी घुसपैठ। चूंकि संथाल परगना का क्षेत्र, दुमका का क्षेत्र, एक तरफ पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ दिखता है, तो दूसरी तरफ बिहार से भी बहुत सटा हुआ है। नक्सलवाद, उग्रवाद भी वहाँ की बहुत बड़ी समस्या रही है। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठ की बात अगर की जाए तो ये बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है। आखिर कई बार ऐसा भी होता है कि आरोप लगता है कि जो राजनीतिक दल के नेता है, अपने स्वार्थ साधने के लिए भी इस मुहिम में जुटे रहते हैं। आप क्या मानते हैं? नक्सलवाद और बांग्लादेशी घुसपैठ, इन दोनों को संथाल परगना की धरती पे अपने पांव जमाने में मुश्किलें आई। पाकुड़, लिट्टीपाड़ा के कुछ इलाकों में ही नक्सली अपना गढ़ बना पाए, या और फिर जब वो ज़मीन का आंदोलन शुरू हुआ था,
वहाँ के लोगों को विस्थापित होने का डर सताया, तो फिर नक्सलियों ने सिकारीपाड़ा और काठीकुंड के इलाके में थोड़ी दिनों के लिए कुछ वर्षों के लिए उन्होंने अपनी वहाँ पैठ बनाई थी। एक आईपीएस अधिकारी की हत्या भी हुई थी। तो अगर संथाल की सामाजिक संरचना को देखें तो इनके घरों से, इनके गांव की संरचना से ही आप इनके सामाजिक संरचना को निकाल कर देख सकते हैं, क्योंकि संथाल कभी भी एक दूसरे से दूर घर नहीं बनाते और इनकी गांव की संरचना ऐसी होती है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ज़माने की जो गांव की और ग्रामीण व्यवस्था, उस वक्त की जो मानव सभ्यता की जो घरों की व्यवस्था होती थी, तो ठीक तकरीबन वैसा इनसे मिलता जुलता है। तो ये जैसे कि उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर में मैं गाँव को देखता हूँ, तो एक घर यहाँ बना होता है तो दूसरा घर पहाड़ी के ऊपर बना होता है, फिर तीसरा घर हुआ, यानी एक घर से दूसरे घर की डिस्टेंस जो है वो काफ़ी होती है। लेकिन संथाल परगना के लोग घर ऐसे नहीं बनाते हैं, वो एक दूसरे की दीवार, एक घर की दीवार दूसरे घर की दीवार से मिलते हुए वो घर बनाते हैं, और वो बीच के रास्ते जिसे कुल्ही कहते हैं वो बड़ी 30-40 फीट की चौड़ी होती है। तो इनकी जो सामाजिक संरचना है एक दूसरे के साथ रहने की, यही वजह है कि ये बाह्य आक्रमण से भी बचे रहे और इनकी अपनी सामाजिक संरचना जो है वो सुदृढ़ रही और संगठित रहे। लेकिन मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि अगर कोई इनके बीच में इन्हें समझ लेता है, संथाल को समझना मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है, अगर इनके बीच में कोई अपनी पैठ बना लेता है किसी भी तरीके से, उनके हमदर्द बनकर वो वहां पहुंच जाए, उनके सुख दुख में शामिल हो जाए, या माना भी जाता है कि संथाल परगना के आदिवासी अतिथि देवो भव के जो फॉर्मूला है उस पर चलते हैं। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर उनकी सामाजिक समाज के बीच में अपनी जगह बना लेता है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का ही क्यों ना हो जाए, चूंकि हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने उनके बीच में अपनी जगह बनाई, फिर उनके साथ उन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ा, और यही वजह है कि धीरे धीरे ये एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी समस्या उस इलाके के लिए बन गई। हालांकि दुमका थोड़ा अछूता है, पाकुड़ और राजमहल के बीच का जो जंगल का इलाका है, जहां आम लोगों की आवाजाही बहुत कम होती है, आवाजाही उनकी ही होती है जिनको वहां जंगल काटना होता है या फिर पत्थर निकालना होता है, वही लोग ज़्यादा उनके इलाके में जाते हैं। या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ की हम बात करें तो उनको चूंकि वहां अपनी जगह भी बनानी होती है, उनकी ज़मीन पर अपने घर भी अच्छा बनाने सोरेन होती जी, है। आपसे जानना चाहूँगा, सुरेंद्र सोरेन जी, ये बताइए कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री भी इस पर चर्चा करते हैं जब झारखंड आते हैं, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर चर्चा करते हैं जब झारखंड आते हैं, तो अब हाल के दिनों में झारखंड की उप राजधानी कहा जाए तो दुमका में जो सूचनाएं मिल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा होने वाली है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी और इस तरीके के राष्ट्रीय चिंता का विषय दुमका और दुमका के संथाल परगना क्षेत्र में है। क्या मानते हैं आप? बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और खुद आप संथाल परगना से आते हैं। आखिर ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जो है, या फिर संथाल आदिवासियों के विकास का जो पैमाना है, जो मुद्दा है, आखिर बांग्लादेश घुसपैठ पर नकेल कैसे कसा जाए और संथाल आदिवासियों की जीवन शैली में आमूलचूल सुधार लाने के लिए, चूंकि जो नेता हैं, कहा भी जाता है कि नेता जीतते हैं लेकिन जनता हारती आई है, और ये संथाल परगना में भी देखने को मिलता है। आपसे जानना चाहूंगा, देश के दोनों बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, दोनों झारखंड के हर सभा में, हर जगह उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, क्योंकि यह मुद्दा ना सिर्फ सामाजिक मुद्दा है या दो देशों के बीच के अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का मुद्दा है, घुसपैठ का मुद्दा है, बल्कि अब ये धीरे धीरे एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। और जैसा कि अब ना सिर्फ ये वहाँ ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी तादाद में वहाँ राजनीतिक तौर पर अपनी पकड़ भी बना रहे हैं। वो वहाँ के संथाल आदिवासी युवतियों से शादी करते हैं, फिर उन्हें वहाँ स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में वो उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं, और फिर उसके पीछे अपने पूरी धनबल का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो उन्हें जीत दिला करके उसके ज़रिए एक अलग तरीके से उनका व्यापार करते हैं, उनका उपभोग करते हैं। तो ये समस्या सिर्फ वहाँ के सामाजिक और भौगोलिक समस्या नहीं है, भौगोलिक समस्या इसलिए भी कि पूरी सोसाइटी की डेमोग्राफी चेंज हो जा रही है। बिल्कुल, और मानव तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रहा है।
बड़ी समस्या के तौर पर उभरकर सामने आया संथाल परगना क्षेत्र से दुमका लोकसभा क्षेत्र से। बस मैं वही कह रहा था कि क्या सिर्फ हम इसे राजनीतिक मुद्दा के या सामाजिक मुद्दा के रूप में ले चले, या फिर हम इस पर कोई राष्ट्रीय चिंतन करके इसके रोकथाम के लिए कोई कठोर और बड़ी कदम उठाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक आदिवासी जनजातीय समुदाय के अस्तित्व का सवाल है। यह सिर्फ किसी जगह का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप इसे राजनीतिक मुद्दा के रूप में इसका इस्तेमाल कर ले, लेकिन इसका समाधान भी आपको ही निकालना पड़ेगा, यानी राजनीतिक जरिए से ही इसके समाधान पर विचार करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इसके लिए हमारे राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन दोनों को बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। जो मंच पर आए और आकर वहां के क्षेत्र के लोगों को उनकी समस्याओं को बताकर चल दिए और वोट लिए जाके फिर शासन करने लगे। दोनों राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन को इस पर गंभीरता से चर्चा करना होगा। लेकिन सुरेंद्र सोरेन जी से जानना चाहूँगा कि संथाल बहुत ही निश्चल हैं, संथाल आदिवासी बहुत ही सरल हैं और अतिथि देवो भव के फॉर्मूला पे जीवन पद्धति भी जीते हैं। लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो संथाल परगना में हमारे देश की आज़ादी के बाद से आज भी जो किसानों के खेत में सिंचाई की सुविधा पहुंचनी चाहिए, पहुंच नहीं पाई। उन्हें जो बाजार मिलना चाहिए, बाजार नहीं मिल पाया। जो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तीव्र गति से प्रगति होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया। और संथाल परगना क्षेत्र में तो कई आदिम जनजाति भी रहते हैं। आखिर सरकार से या हमारी व्यवस्था से चूक कहाँ हो रही है? आज भी संथाल परगना और विशेषकर दुमका लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ हिस्सा उनका राजमहल लोकसभा क्षेत्र में भी पड़ जाता है, लेकिन आज भी वहाँ के लोग जिन नदी नाले और कुआं में पानी पीते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर वहाँ का आर्सेनिक वाटर होता है। जब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ग्राउंड वाटर कई इलाकों में ऐसा है कि वो उन पानी को पीने से आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो उसका सबसे इजी सॉल्यूशन यही है कि आप ग्राउंड सरफेस वाटर को छोड़ करके आप नदी या नाले की पानी पीते हैं, क्योंकि वो आपको 200 या 250 300 फीट के अंदर से पानी नहीं आ रहा है, तो वो पानी सबसे स्वस्थ और सबसे स्वच्छ होता है पीने के योग्य में। और संथाल परगना के उन इलाकों में आज भी लोग इसलिए चूहों के पानी पीते हैं। उनको कोई शौक नहीं है वो पानी पीने का। कुछ इलाकों में नल भी लगे हैं, कुछ इलाकों में टंकी भी लग गई है, वो नल जल योजना भी पहुंच गई है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं होता है। जब तक हम एक ड्राइव भी चला था कुछ दिनों पहले, कुछ एनजीओज ने भी उसमें काम किया था कि वो चापा नल के साथ एक मशीन सेट कर देते थे जो पानी को प्यूरिफाई करते थे, पीने योग्य बनाते थे। तो पीने की पानी जैसे मूलभूत समस्याओं से आज भी वहाँ के लोग गुजर रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली, इन सब चीज़ों के लिए तो अभी हम चर्चाएं छोड़ दी। हालांकि बिजली भी कई गाँवों तक पहुँच गई है, सड़क भी कई गाँवों तक पहुँच गई, लेकिन क्या सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं से ही क्या हम एक मानव सभ्यता को, आदिवासी सभ्यता को हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं? क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी होती है शिक्षा। आज भी दुमका में कोई ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां लोग इलाज कराने के लिए जा सके। अगर उन्हें थोड़ी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़े, थोड़ी बड़ी बीमारी हो जाए, तो या तो वो आएंगे, रांची आएंगे, या पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट और सिवड़ी जैसे जगह पर जाते हैं। ना ही एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ, कोई एक ऐसा कॉलेज है जिसका राज्य स्तर पर कोई नाम हो। छोटे मोटे ITI कॉलेज वगैरह खुले हैं, नर्सिंग कॉलेज वगैरह खुले हैं, लेकिन बड़े संस्थानों की आज भी वहाँ घोर कमी है। बहुत सही कर रहे हैं। जमीनी धरातल पर जो बेसिक एजुकेशन है उसका तो तस्वीर अभी तक सजता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कैसे की जाए? पूरे झारखंड में इसका एक बड़ा सा खालीपन नजर आता है। अब हम थोड़ा सा लौटते हैं, चूंकि लोकसभा का है, राजनीतिक सफर है और साथ में चुनाव का वक्त है। चुनाव में जनता वोट डालती है इसी उद्देश्य के साथ कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, उनके नेतृत्वकर्ता उन पे सहानुभूति रखेंगे, उन्हें प्यार जताएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बड़ा दिलचस्प एक पहलू है सुरेंद्र सोरेन जी की दुमका में पिछले लोकसभा चुनाव में जो दो प्रमुख उम्मीदवार थे जिनके बीच में सीधा फाइट था, सुनील सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन,
70-75 हजार की हार जीत का अंतर भी रहा था। दिलचस्प ये है कि दोनों पार्टियां चुनाव में है, लेकिन वो दोनों दिग्गज इस बार चुनाव में नहीं है। चेहरे अब बदल बिल्कुल गए चेहरे नए हैं, नलिन सोरेन और सीता सोरेन। मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले सीता सोरेन के विषय में। नलिन सोरेन की आपने चर्चा की, जाहिर सी बात है वो शिकारीपाड़ा से जब से उन्होंने मैदान में कदम रखा है वो राजनीति के मैदान के एक जबरदस्त खिलाड़ी साबित हुए और अपनी सरलता के लिए वो हर कोई उन्हें चाहता है, जानता है। सीता सोरेन जामा की विधायक हैं और एक सहानुभूति भी है, दूसरी तरफ थोड़ा आक्रोश भी हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में। तो क्या लगता है सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां अपनी दावेदारी कितना मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, चुनाव जीतना या हारना ये बिल्कुल अलग मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं जो फील करता हूँ संथाल परगना के उन आदिवासियों के मनोभाव के मुताबिक जो मुझे समझ में आता है कि चुनाव के वक्त इमोशन का सौदा होता है और इमोशन का सौदा इस बार भी दोनों वही कर रहे हैं। सीता सोरेन दुर्गा सोरेन के नाम पर, अपने स्वर्गीय पति के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। नलिन सोरेन ना सिर्फ इनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, लेकिन लोकसभा चुनाव के रूप में यह उनका पहला मौका है। उम्र के वो भी आखिरी मुकाम पर हैं, अब कह सकते हैं कि वो रिटायरमेंट के स्टेज पर हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो भी अपनी उम्मीदवारी आजमा रहे हैं। दोनों में से किसी की भी जीत हार हो, ये अलग बात है। मैं यहाँ तीसरा एंगल देख रहा हूँ। तीसरा एंगल ये है कि दोनों की अगली पीढ़ी के राजनीति में उतरने का एक मंच बन गया है दुमका लोकसभा चुनाव। बहुत सही कहा नलिन आपने। सोरेन के बेटे, अगर नलिन सोरेन चुनाव जीत जाते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं, तो उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को शिकारीपाड़ा की सीट सुरक्षित हो जाएगी उनके लिए, यानी राजनीति में एक अगली पीढ़ी का कदम रखने का एक रास्ता जो है, एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो जाएगा। सीता सोरेन अगर जीत जाती है, वो दिल्ली चली जाती है, तो जामा उनकी बेटी के लिए सुरक्षित हो जाएगी, और ना सिर्फ जामा बल्कि दुमका भी। तो इस तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि इस राजनीति के दौर में वोटर्स के अलग मनोभाव के हिसाब से हम उनकी विश्लेषण कर चुके हैं, उन पर बात कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में दोनों परिवारों की किस तरह से एंट्री हो रही है, और इस लोकसभा चुनाव में दोनों के बच्चे बड़े ही दिल लगाकर काम कर रहे हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं, और दिन रात जितनी मेहनत प्रत्याशी कर रहे हैं उतने ही मेहनत उनके बच्चे भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सही बात है कि इस बार दोनों खेमा के बच्चे भी अपने अपने अभिभावक को जीतते हुए देखना चाहते हैं। सुरेंद्र सोरेन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर दो टूक में कहा जाए कि दुमका लोकसभा का दावेदार कौन, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? ये भविष्यवाणी करना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये समीकरण मैं ज़रूर समझा सकता हूँ आपके दर्शकों को कि अगर दुमका के लोगों ने ये मन बना लिया, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में शिबू सोरेन नहीं है और ना ही सोरेन परिवार का कोई उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर लड़ रहा है, तो वैसी परिस्थिति में अगर शिबू सोरेन का चेहरा और शिबू सोरेन की सहानुभूति जो दुर्गा सोरेन उनके पुत्र के रूप में होगी, तो बेशक सीता सोरेन के लिए यह जंग जीतना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर्स तीर धनुष का साथ नहीं छोड़ सके, तीर धनुष का मोह नहीं त्याग सके, तो वैसे में सीता सोरेन के लिए दिल्ली जाना मुश्किल हो जाएगा। डिपेंड करता है कि इन दोनों के चुनाव प्रचार में वहाँ की जनता, वहाँ के वोटर्स ने, वहाँ के मतदाताओं ने क्या मन बनाया है, यह उनके मन में झांक कर देखने वाली बात हो जाएगी। तो फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि सीता सोरेन के लिए रास्ता आसान भी नहीं है, लेकिन यह भी है कि नलिन सोरेन के लिए मुश्किल भी नहीं है। सुरेंद्र सोरेन जी, आप बहुत समृद्ध अनुभव वाले पत्रकार हैं, आदिवासी मामलों के जानकार भी हैं, संथाल परगना के हैं, तो दावेदार के तौर पर आपने एक नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों के बीचों में मुकाबला दिलचस्प है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सुरेंद्र सोरेन जी कि एक बार आप संथाल भाषा में दुमका लोकसभा के तमाम लोगों को आप एक अपील कर दें कि वो वोट डालने जरूर जाएं। बिल्कुल। दुमका लोकसभा क्षेत्र रे मेना कान को तीन वोटर्स में पुना मतदाता में तीन हड़ में पुना जहाँ की पे वोट को, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा रन कैंडिडेट पे वोट को, चाहे बीजेपी रन कैंडिडेट को वोट को, मेनखान वोट लगी जरूर उड़ा खन उडुको पे सेता वोट लगी
मतदान केंद्र रे सेटेरों पे और ओंडे आपे वोट काते ओने को मेन का लका पहले मतदान इन काते जलपान तो जलपान लहा रेगी सेटर काते आपे वोट पे चेदा जे आपे वोट दो अडी दामाना जिनिस कना और मोड़े बछर रे नवा ओक्ते हिजुक कना वोट लगीते तो उनाइते वोट दो अलुपे बगिया अलुपे आदा हानते नाते तीन कान पे कमी पे सेन कान वोट काते गी कमी रे चला पे या एटा कमी रे जुटो पे आयमा सराव। बहुत सही बात है सुरेंद्र सोरेन, वरिष्ठ पत्रकार को आपने सुना। वोट डालने जरूर जाएं और दुमका लोकसभा का जो सियासी गणित और समीकरण बनता हुआ दिख रहा है उसको भी आप समझे होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरूर से और बेहतर ढंग से समझें और उसी प्रत्याशी का चयन करें जो आपके लिए एक बेहतर तस्वीर सजाता हुआ, सामाजिक संरचना की बेहतर तस्वीर सजाता हुआ दिख रहा है। और मैं भी आपसे अपील करना चाहूंगा, मैंने भी वोट डाला है लोकतंत्र के महापर्व में, मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और हमारे साथ समाचार प्लस के सभी टीम मेंबर्स ने वोट डाला। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि वोट जरूर डालें और अपने अड़ोस पड़ोस को, लोगों को भी प्रोत्साहित करें वोट डालने के लिए। इस शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।